हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन सही ढंग से कर रहे होंगे। मैं गौरव आपके अपने चैनल तैयारी की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने साइंस के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, सारे वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में के किसी न किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चन का सिलेक्शन करके हमने आपके लिए लिया है। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाऊँगा सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी विस्तृत रूप से करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तैयारी की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग ब्लैंक्स की उम्र, तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी उम्र ज्ञात करते हैं? सही आंसर है हमारा जीवाश्मों का। रेडियो कार्बन डेटिंग से हम जीवाश्मों का उम्र का पता करते हैं। अब रेडियो कार्बन डेटिंग में जो यूज होने वाला तत्व है वो है हमारा C14 मीन्स कार्बन 14। कार्बन 14 का उपयोग करके रेडियो जीवाश्मों की उम्र का हम पता लगाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्बन 14 है इसका निर्माण किस तत्व से होता है, तो आप बताओ कार्बन 14 का जो निर्माण है वो नाइट्रोजन से होता है। किससे होगा? तो नाइट्रोजन से। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसे आप नोट करते चलें। तो नाइट्रोजन से अगर कार्बन 14 कहाँ से मिलता है तो आप बताओगे कि ये नाइट्रोजन से प्राप्त होता है। और कार्बन 14 जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कार्बन 14 से जीवाश्मों का उम्र का पता किया था उनका नाम था बिलार्ड फ्रैंक। क्या नाम था? बिलार्ड फ्रैंक। तो बिलार्ड फ्रैंक जो थे इन्होंने सबसे पहले जीवाश्मों का उम्र का पता लगाया था कार्बन डेटिंग के पद्धति के द्वारा। कार्बन 14 पद्धति के जनक के रूप में किन्हें जानेंगे? तो बिलार्ड फ्रैंक को। और ये उन्होंने 1940 ईस्वी में किया था। 1940 में उन्होंने ये किया था और 1960 में इन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज भी दिया गया था उन्हें इस खोज के लिए। तो जितने भी पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूँ उस पॉइंट को आप नोट करते चलें। तो चलिए बढ़ते हैं चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो पित्त हमारा लीवर से स्रावित होता है। तो पित्त का जो कार्य है तो इसका कार्य होता है विभिन्न उपापचयी को डिटॉक्सिफाई करने में। क्या करने में? डिटॉक्सिफाई। और पित्त जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है। तो लीवर से जो निकलने वाला पित्त होता है, तो आप बताओगे कि पित्त जो होता है तो वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है? तो वो सबसे पहले तो उपापचयों को डिटॉक्सिफाइड करता है। क्या करेगा? तो डिटॉक्सिफाई करेगा। और जो प्रोटीन होता है तो ये प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है। तो लीवर से निकलने वाला पित्त प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आप बोलोगे प्रोटीन का संश्लेषण लीवर में होता है। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे, प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की गई थी सन 1886 में किया गया था ये
गोल्डस्टीन के द्वारा। और अगर पूछा जाएगा कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, तो प्रोटॉन का नामकरण 1920 में रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा 1920 में रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का नामकरण किया गया था। और गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन की खोज की थी। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता जा रहा हूँ इसे आप कॉपी में नोट करते चलें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जब किसी वस्तु को घनावेशित किया जाता है तब वह क्या होता है? तो जब भी हम किसी वस्तु को घनावेशित करते हैं क्या करेंगे, घनावेशित करेंगे। तो जब भी हम किसी भी वस्तु को घनावेशित करते हैं तो जो भी हमारा वस्तु होता है वो इलेक्ट्रॉन खो देता है, इलेक्ट्रॉन का वो लॉस करता है। जब भी हम उसे घनावेशित करेंगे तो क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन खो देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आपको बताया था कि कोई भी परमाणु जो होता है हमारा, ये परमाणु है तो इसके चारों ओर जो कक्षा में जो घूमते रहते हैं, तो चारों ओर जो कक्षा में घूमने वाले एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन, वो होंगे इलेक्ट्रॉन। और इसके केंद्रक में दो और कण होता है, वो एक होता है हमारा न्यूट्रॉन और एक मिनट न्यूट्रॉन होता है और होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, मीन्स इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब भी हम किसी वस्तु को घनावेशित करेंगे तो घनावेशित कब होगा, जब निगेटिव चार्ज उससे निकलेगा। जब निगेटिव चार्ज निकलेगा तो वो घनावेशित होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो ऋणावेशित होगा। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो आपको बस सिंपल याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो वस्तु घनावेशित हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। तो जब भी हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो जो हमारा गन होता है वो पीछे की ओर धक्का देता है। तो उसका पीछे का कारण क्या है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बट डायरेक्शन जो होता है वो उल्टी होती है। अगर हम इधर से किसी दीवार पे, मान लो ये यहाँ पर एक दीवार है और हमने इधर इस दीवार पे फोर्स लगाया, तो जब जितना फोर्स हमने दीवार पे अप्लाई किया, सेम फोर्स दीवार उस फोर्स पे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। और इसी क्रिया से होती है कि जो बंदूक से गोली चलाते हैं तो वो बंदूक जो है वो पीछे की ओर धक्का देता है। और ये जो रूल है ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। और न्यूटन के थर्ड लॉ से ये काम करता है कि जो कोई भी वस्तु पर अप्लाई फोर्स सेम उस वस्तु द्वारा रिटर्न में अप्लाई फोर्स आपस में बराबर होते हैं। मीन जितने फोर्स से हम किसी भी वस्तु को अप्लाई कर रहे हैं उस वस्तु पे फोर्स, सेम फोर्स से वो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा। तो ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा गुण तत्व के समान रूप में पाया जाता है? तो कौन सा गुण है जो तत्वों में समान रूप में पाया जाता है? तो आंसर है हमारा परमाणु संख्या। अभी आपको बताया कि कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु के जो चारों ओर कक्षा में घूम रहे होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसके केंद्रक में दो और कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। और परमाणु संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। मीन्स किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उतना ही होगा जितने उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और या फिर प्रोटॉनों की संख्या है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं। कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें वो इक्वल नहीं होते, वो एक्सेप्शन में एक दो ही तत्व आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भारी नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिक बन जाता है तो ये जो प्रतिक्रिया कहलाती है ये कहलाता है नाभिकीय विखंडन। क्या कहलाएगा? नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में होता यह है कि एक बड़ा परमाणु जो है वो टूटकर दो छोटे छोटे परमाणु में बट जाता है और प्लस में ढेर सारा एनर्जी भी निकलता है, ढेर सारा एनर्जी इससे उत्सर्जित होता है। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम 235, ये अगर कोई तत्व है ये है यूरेनियम 235। क्लियर है? तो यूरेनियम 235 जो है इस पर अगर एक न्यूट्रॉन से इस पर बमबारी की जाती है, एक न्यूट्रॉन से इस पर हमला किया जाता है स्लो मोशन न्यूट्रॉन से, तब इसकी संख्या हो जाती है यूरेनियम जो 35 है वे बन जाता है 236। और जैसे ही 236 बनता है ये हाईली अनस्टेबल तत्व हो जाता है। हाईली अनस्टेबल मतलब ये एकदम अनस्टेबल हो जाएगा और फिर ये टूट जाएगा। ये दो छोटे छोटे कण में टूट जाता है, क्रिप्टॉन और बेरियम में, क्रिप्टॉन और बेरियम में, और साथ में ढेर सारा ऊर्जा भी इससे निकलता है। तो ये होता है विखंडन की प्रतिक्रिया। आशा करता हूँ आपको विखंडन की क्रिया प्रॉपर समझ में आया होगा। और परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है और परमाणु रिएक्टर में वो भी यही अभिक्रिया होती है। सिर्फ डिफरेंस इतना रखना है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है और परमाणु बम में अनियंत्रित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो गाजर में। किसमें? गाजर में। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा तो आप बताओगे रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ए का जो खोज हुआ था वो सन 1913 में हुआ था, 1913 में इसका डिस्कवरी हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो जो पेट्रोलियम है वो हमारा अवसादी चट्टानें में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाएगा? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानें वो चट्टानें होती है जो जीवाश्मों के परत बैठने से बनती है। जैसे सपोज ये अगर तल है, समुद्र का जो तल होता है उसमें जनरली ये घटनाएं होती है। अगर ये तल है और इस पर जो भी जीवाश्म, जो भी छोटे छोटे जीव जंतु जो क्रिएचर रहते हैं, जैसे मछली हो गया और भी जो भी छोटे छोटे जीव रहते हैं, कार्बनिक जीव जो रहते हैं, तो वो जीव क्या होंगे, जब उनका मृत्यु होता है तो जो डेड सेल होता है उनको, वो इसके ऊपर जम जाते हैं। और ऐसे ही करते उन जीवों का, उन जो कार्बनिक जो भी मटेरियल हमारा है उसका परत दर परत एक लेयर बनता जाता है। और बहुत सालों बाद, एक लंबे समय के बाद ये चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यही चट्टान कहलाता है हमारा अब सादी चट्टानें।
और इन्हीं अपसादित चट्टाने में पाया जाता है पेट्रोलियम। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर के भार का 65 से 80% जल होता है। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसके भार का लगभग 65 से 80% वाटर ही हमारे शरीर में होता है। तो शरीर का 65 से 80% भाग क्या होगा? जल होगा। सेशन, आपको ये सेशन कैसा लगा? अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल तैयारी की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सेशन को लाइक कर दें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का जो भी हमने क्वेश्चन करवाया उसका PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।